हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रिलियंट बर्ड। देखिए, यहाँ पर हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जर्नी जो है वो आप लोगों को बहुत यादगार रहने वाली है, क्योंकि आप बहुत कुछ बहुत ही फाउंडेशन लेवल से आप सीखेंगे और आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर दिल थाम कर बैठ जाइए और अपनी कुर्सी की जो पेटी है उसको बांध लीजिए, क्योंकि हम एक बहुत ही गजब की उड़ान, इंडियन पॉलिटी की उड़ान को ब्रिलियंट बर्ड के साथ उड़ने ले चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की। तो देखिए, अभी संविधान के हम शुरुआत कर चुके हैं कि हमारे देश का राज्य शासन कैसे चलेगा, और इसे चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है उसी को कहते हैं हम भारतीय संविधान। जैसे किताब में बहुत सारे लेसन्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से ही हमारे संविधान में भी कई सारे लेसन हैं। उन लेसन्स को हमने पार्ट बोला है। यानी जिस तरह से किताबों में मान लीजिए आपके 10 लेसन्स हैं, उसी तरह से हमारा जो देश का कानून जिस किताब से चलेगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेसन्स हैं वो टोटल 22 लेसन्स हैं, यानी 22 भाग हैं, यानी 22 पार्ट हैं, ठीक है। उन्हीं लेसन्स को हम दो तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं और हिंदी में भाग बोलते हैं। तो उस संविधान, जो मूल संविधान हमारा लिखा गया है, उसमें 22 लेसन यानी 22 भाग हैं उसमें। और जैसे कि हर एक लेसन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसी जो हेडिंग्स टॉपिक्स हैं उनको हमने आर्टिकल बोला है। तो संविधान एक किताब है और उस किताब के 22 भाग हैं, और उस 22 भाग में यानी प्रत्येक भाग में कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम आर्टिकल बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम उनको अनुच्छेद बोलते हैं। इस तरह से मूल संविधान में हमारे अनुच्छेदों की संख्या 395 है। आपको ये याद रखना है, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। ये था संविधान का इंट्रोडक्शन। अब जब हमने संविधान के इंट्रोडक्शन की बात कर ली है, तो अब हम सबसे शुरुआत करेंगे हम अपने पहले लेसन से, जिसको हम भाग 1 बोलेंगे। और इस लेसन में जो टॉपिक्स हैं यानी जो आर्टिकल्स हैं वो 1 से लेकर 4 तक हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेदों का वर्णन है, आर्टिकल्स का वर्णन है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 की। तो आप सभी को पता है कि इसका अर्थ होता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये राज्यों का संघ, ये संघ क्या है? देखिए, हिंदी में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसको इंग्लिश में हम बोलें तो हम बोलते हैं इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो 3 तरीके की टर्मिनोलॉजी है हमारे क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटी में। पहला है यूनियन, फिर है फेडरेशन, फिर है कॉन्फेडरेशन। कौन कौन सा है? कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन या फिर यूनियन। 3 है, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन को भी हम हिंदी में परिसंघ बोलते हैं, ठीक है। और संघ यानी फेडरेशन को भी संघ बोला जाता है और यूनियन को भी संघ बोला जाता है। तो हिंदी में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों ही, फेडरेशन भी संघ है, यूनियन भी संघ है। तो इंग्लिश में अगर हम इसको जाएंगे तो इंडिया क्या है, कौन सा वाला संघ है? यूनियन है। और फेडरेशन एक संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है, उसको हम अभी विस्तार से क्लियर कर रहे हैं। ये यूएसए में जो स्ट्रक्चर है वो फेडरेशन का है। तो इन तीनों को हम समझते हैं बारी बारी से कि आखिर इन तीनों का मतलब क्या है। इंडिया क्यों यूनियन है, कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन क्यों नहीं है, इसको हम समझते हैं। देखिए, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम कॉन्फेडरेशन को समझेंगे कि कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य या फिर देश आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं परिसंघ। इसमें कुछ कमी भी है। इसमें कमी ये है कि ये बहुत ही कमज़ोर होता है। कमज़ोर का मतलब कि इसमें जो देश आपस में जुड़े हुए हैं, एक समझौते के तहत तो जुड़े ही हुए हैं, अपनी कुछ कुछ शक्तियाँ दे दी हैं कि ऐसा करो कि हम 4 लोग हैं, हम लोग मिलकर एक छोटे छोटे हैं तो इतना मज़ा नहीं आएगा, तो हम लोग यूनाइट हो जाते हैं और एक देश बना लेते हैं। और उस देश को यानी उस ग्रुप को हम बहुत उसी ग्रुप के नाम से जाने जाएंगे। अगर किसी भी देश पर कोई भी हमला होता है तो फिर ये माना जाएगा कि हम सबके ऊपर हमला हो गया, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बहुत सारे छोटे छोटे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उन सब का एक संघ है,
ठीक है, उसको कॉन्फेडरेशन, परिसंघ है उन सब का एक परिसंघ है, और सबका अलग अलग संविधान जितने भी हैं वहाँ पे, सबका अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं सभी देशों के, और लेकिन वो एक यूनियन में जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई भी देश चाहेगा कि भैया नहीं, अब मेरा नहीं बनता है, अब मैं इस परिसंघ से हटना चाहता हूँ, वो आराम से हट जाएगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है परिसंघ। आप लोगों ने इसका हाल ही में एग्जाम्पल ब्रेग्जिट वाला सुना होगा, कि ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोप। ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से हटना चाह रहा है, तो अभी हटने वाला था, इस पर काफ़ी कुछ चर्चा है और हट भी जाएगा। तो ये चीज़ था कॉन्फेडरेशन, बहुत ही कमज़ोर कड़ी है कॉन्फेडरेशन की आज के ज़माने में, या फिर आने वाला जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कॉन्फेडरेशन एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। फिर थोड़ा सा और मजबूती की तरफ हम बढ़ते हैं, वो होता है स्ट्रक्चर फेडरेशन का। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य, बहुत सारे राज्य हैं, वो मिल जाएंगे और एक देश का निर्माण करेंगे, और राज्य अपनी शक्तियां देंगे ही देंगे, और साथ ही साथ जो इसमें जो केंद्र बनेगा, मतलब बहुत सारे राज्य मिलकर एक केंद्र को एक शक्ति देंगे, वो केंद्र थोड़ा सा पावरफुल होगा, और इनके बीच में ये भी समझौता होगा कि सबकी, मतलब जो राज्य हैं वो भी अपना अलग झंडा रखेंगे, वो भी अपनी अलग नागरिकता रखेंगे, और साथ ही साथ जो जिससे स्ट्रक्चर बना है मिलकर जो केंद्र बनाएंगे उसकी नागरिकता अलग होगी। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है यूएसए में। यूएसए में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ आप देख सकते हो इमेज में, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, एक फेडरेशन बना लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया। इसमें प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही होता है, प्रेसिडेंट एक ही होता है, इनकी नेशनैलिटी लेकिन दो है, एक केंद्र की नेशनैलिटी अलग है और राज्यों की नेशनैलिटी अलग होगी। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरेशन। लेकिन हमारा प्यारा भारत महान, इसमें ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि हम जिन राज्यों से मिलकर बने हैं वो राज्य कल को कह दे कि हम भारत का अंग नहीं रहना चाहते, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं अखंड भारत, अभिन्न भारत। भारत एक यूनियन है। यूनियन किसे कहते हैं कि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें राज्य मिलकर देश का निर्माण तो करेंगे, लेकिन राज्यों को आपस में कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, और कोई भी राज्य अपना अलग झंडा या अपनी अलग बाउंड्री नहीं बना सकते हैं कि उस बाउंड्री पे किसी को आने नहीं दिया जाएगा। इस पर सारा अधिकार केंद्र का होगा। इसमें केंद्र बहुत ही मजबूत होता है, इसकी फॉरेन पॉलिसीज़ केंद्र की होती हैं, जो डिफेंस सेक्टर होता है वो सभी केंद्र का होता है, और जब भी कभी इमरजेंसी का सिचुएशन होता है तो उस राज्य पर केंद्र का वर्चस्व हो जाता है। तो भारत इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ पर कभी भी, आज ना ही कल, कभी भी कोई राज्य कभी भी अपने देश से अलग नहीं हो सकता, और इसीलिए हम भारत एक अभिन्न अंग है। और इसी तरह से हमने आर्टिकल 1, जो कि थोड़ा सा लंबा डिस्क्रिप्शन हो गया, उसको समझ लिया है, और आजीवन मुझे में आपको याद रहेगा, और ये हम दूसरों को भी शेयर करते रहेंगे। तो अब हम लोग अनुच्छेद 1 जब पढ़ लिए हैं, तो अब आप बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 संसद को एक अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि अगर कोई देश भारत के बाहर है, ठीक है, तो उसे वो भारत में मिला सकता है। कोई देश अगर भारत के बाहर है तो उसे वो भारत में मिलाएगा, या फिर किसी देश का कोई टुकड़ा है, मान लो बांग्लादेश का कोई टुकड़ा है, तो उसको भी हम भारत में मिलाना चाहें तो उसे भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद कहता है कि संसद जो है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति से हम पहले परमिशन नहीं लेंगे राष्ट्रपति की, पहले हम संसद में ही डिसाइड कर लेंगे कि इस देश को हमें भारत में मिलाना है, फिर हम उसके बाद राष्ट्रपति से हम उस पर साइन करवाएंगे। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसीलिए है, और क्यों है ये भी अभी हम आर्टिकल 4 जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि क्यों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, विदेशी राज्य को भारत में मिला दिया जाता है। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम हमारे देश का पार्ट नहीं था। 1974 में 35वां संशोधन होता है, और उसके तहत हमने सिक्किम को सह राज्य बनाया था। सह राज्य का क्या मतलब है? सह राज्य का मतलब होता है कि हम इसमें सह राज्य से ये चीज़ होती है कि इसमें हम इसके एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनमी है, जो ऑटोनॉमी, वो उसके पास ही रहेगी, यानी सिक्किम के पास ही रहेगी। तो 35वां संशोधन 1974 तक सिक्किम को हमने सह राज्य बनाया था, लेकिन सिक्किम को इतनी अच्छा लगा भारत के साथ सह राज्य होते हुए कि उसने खुद ही कह दिया कि भैया ऐसा है कि अब हमें सह राज्य नहीं बनना है,
अब मुझे आप अपने देश में शामिल कर लीजिए और मुझे एक राज्य बना दीजिए और भारत का अभिन्न अंग बना दीजिए। तो सिक्किम का इस चीज़ के लिए एक 36वां संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़, सिक्किम को सह राज्य कब बनाया गया था? तो 35वां संशोधन 1974 में। उसके जस्ट एक साल बाद इतनी अच्छा उसको लगा कि वो अपने भारत का सह राज्य छोड़कर वो अपने भारत का अभिन्न राज्य ही बन गया। तो वो कब बना? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। 36वां संविधान संशोधन था और ये कौन सा राज्य था, किस नंबर का राज्य था? तो वो 22वें नंबर का था। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 3 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। देखो, जैसे अभी हमने आपको अनुच्छेद 2 के बारे में बताया, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा था कि कोई भी भारत के बाहर का राज्य है या फिर किसी देश का कोई टुकड़ा हो, अगर हम उसको भारत में अंदर करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से हम बिना परमिशन लिए, पहले परमिशन लिए, पूर्व अनुमति के, हम उसको अपने राज्य में अधिकृत कर लेंगे, अपने राज्य में उसको मिला लेंगे। ये था अनुच्छेद 2, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या है? अब भारत के बाहर नहीं जाएंगे, अब भारत के अंदर की हम राज्यों की बात करेंगे। कोई राज्य है उसका नाम बदल देंगे, जैसे आप बहुत सारे राज्य है, जैसे उड़ीसा पहले क्या होता था, ओडिशा पहले ओडिशा होता था, ठीक है। तो ऐसे जो नाम चेंज होते हैं ये संसद डायरेक्ट कर सकती है उस राज्य के बिना परमिशन के। जैसे अभी तक एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पर हमेशा आवाज़ उठती है, जिस दिन भारत सरकार चाहे कि उस दिन ये कर भी देगी, कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। क्यों वेस्ट बंगाल बोलते हैं? अब तो वो भारत का है ना। वेस्ट बंगाल क्या था? देखो भाई, भारत जो है, भारत इधर जब भारत था, एक मिनट के लिए मैं स्ट्रक्चर एक हल्का सा छोटा सा बना दूं। यहाँ पर था पाकिस्तान और इधर भी था पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 2 हिस्सों में हुआ, ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान। अब हुआ ये कि ये जो हिस्सा है, ये इसको कहते हैं बांग्लादेश, ठीक है, और इसको कहते हैं, बाद में जब बंटवारा हो गया तो ये हो गया पाकिस्तान। इस बांग्लादेश में हमारे बंगाल का पूर्व हिस्सा इसमें चला गया। ये जो बांग्लादेश था हमारा पूर्व बंगाल ही तो था, इसको अंग्रेजों ने बांग्लादेश मतलब एक अलग पाकिस्तान को दे दिया, तो वो पूर्व बंगाल उधर चला गया। हमारे पास क्या बचा? वेस्ट बंगाल बचा। आज तक हम इसी वेस्ट बंगाल का ही नाम लेते हैं। तो अभी इस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि हम इसको वेस्ट बंगाल को हटाकर अब हम क्यों ना इसको डायरेक्ट बंगाल ही बोलें, क्यों हम वेस्ट इसमें लगा रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये जब चाहेगा भारत सरकार नाम बदल देगा इसका। तो इसका नाम कैसे बदला जाएगा, इसका नाम किस पावर से बदला जाएगा? तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 3 में संसद को ये पावर है कि वो बिना किसी राज्य की अनुमति के वो उसके नाम को बदल सकती है, नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, क्षेत्र बदल सकता है, ये सभी कुछ बदल सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा 2 जुलाई था, 2 जुलाई 2014, 2 जुलाई 2014 को क्या हुआ था? ये जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, ठीक है। उसी तरह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। 36 उत्तर झार 1915, ट्रिक है, जस्ट लाइक का छोटा सा ट्रिक है। 36 उत्तर झार 1915 यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, बिहार झारखंड से। तो ये सभी चीज़ें अलग कैसे हुई? ये अनुच्छेद 3 का यूज़ करते हुए ये हमारे भारत से अलग हुई हैं। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की, जिसका मैंने जिक्र किया था। ये क्या है आर्टिकल 4? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को मजबूती प्रदान करता है, उसको एक पावर देता है। आर्टिकल 4 क्या है? अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 को पावर देता है। किस तरह से पावर देता है? कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, या
उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष तो मतलब तोड़ेगी या उसका नाम वाम बदलेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था अनुच्छेद 2 में कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य को मतलब किसी भी बाहरी देश को अपने राज्य में या अपने देश में मिला सकती है। पूर्व अनुमति मैंने अनुच्छेद 2 में भी यूज़ किया था। अनुच्छेद 3 में भी कहा था कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति बाद में लेंगे, पहले ही हम क्या करेंगे, राज्य का नाम हम चेंज कर देंगे। तो ये चीज़ आखिर क्यों है, ये चीज़ हमें अनुच्छेद 4 देता है कि ऐसा क्या किया गया अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को, अनुच्छेद 368 इसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे हम जब हम 368 आर्टिकल को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतने याद रख लो कि अनुच्छेद 368 में जो जो चीज़ें हैं, जो जो इसमें शामिल किया गया है, जो जो अनुच्छेद, उसमें राष्ट्रपति के अनुमति की ज़रूरत होती है। पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे, फिर संसद कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 368 के जो बाहर रखे जाते हैं उनके लिए किसी राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 अनुच्छेद से बाहर रखा गया है, और 368 अनुच्छेद से बाहर रखे जाने का मतलब साफ साफ यही है कि इसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की विशेष ज़रूरत नहीं होती है पहले, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नए सेगमेंट की तरफ, और वो हमारा सेगमेंट क्या है, नागरिकता। नागरिकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नागरिकता के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नागरिकता क्या होती है। आप लोग क्या समझते हैं नागरिकता से? देखो, नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप से आप क्या समझते हैं कि आप इस देश के क्या हैं, नागरिक हैं, ठीक है। तो नागरिक हैं तो आपको कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया है, और इन्हीं विशेष जो अधिकार आपको मिले हैं, क्या अधिकार मिले हैं कि भैया आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर आधार कार्ड बनवा सकते हैं, अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सुविधाएं जो आपको दी हुई हैं, ये क्यों दी हुई हैं? आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, आप तो बोल सकते हैं सरकार केंद्र के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारी पावर आपको इसलिए है क्योंकि आप इस भारत के नागरिक हैं। अब नागरिक हैं तो इन्हीं जो स्पेशल पावर्स हैं उसी को बोलते हैं हम नागरिकता। तो संविधान का जो भाग 2 है, यानी हमने क्या बोला था, लेसन 2 यानी पार्ट 2 है, वो हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। इस सिटीजनशिप में जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल नंबर, अभी हमने क्या पढ़ा था, 4 तक पढ़ लिया था, यानी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ये सभी कुछ जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अभी हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो देखो, भारत में पहली बात आप ध्यान रखना कि भारत में इकहरी नागरिकता है। मैंने पहले ही कहा था कि भारत यूनियन है, और यूनियन में क्या होता है, देश की नागरिकता होती है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। वहाँ देश की नागरिकता अलग है, और वहाँ के जैसे फ्लोरिडा में रह रहे हैं क्या, और क्या कहते हैं, किसी भी जगह रह रहे हैं, मतलब उसके बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर नागरिकता उसकी अलग रहेगी। लेकिन हमारे राज्य में अगर आपका देश में नागरिकता है तो ऐसा नहीं कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में, महाराष्ट्र में अलग अलग नागरिकता, इकहरी नागरिकता है हमारे यहाँ, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो नागरिकता, इकहरी नागरिकता है, वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी एक ही नागरिकता है। ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें ली हैं, कुछ ख़राब भी चीज़ें ली हैं, और अभी कुछ अच्छी चीज़ें लेना बाकी रह गया है, जो कि इस पर बहुत सारा डिबेट होता है, वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर। तो नागरिकता का जो पहला विवरण है, नागरिकता शब्द का जो पहला कि नागरिकता होती क्या है, तो याद रखना ये हमारे अरस्तू जी हैं। अरस्तू जी बहुत चीज़ों में हैं, इंडियन पॉलिटी में भी हैं, ज्योग्राफी में भी हैं, बहुत विद्वान हैं, एक बहुत बड़े विद्वान। इन्होंने नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने ही दिया है। नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। इस नागरिक जो रहेंगे वो उसकी आधारशिला, मतलब उस पर एक अधिनियम बना, उस पर एक एक्ट बना, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1955 नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट
एक्ट 1955, बहुत ध्यान से याद रखना इसको। इसमें बहुत सारे संशोधन किए जा सकते हैं और किए भी गए। इसका पहला संशोधन जो हुआ है वो 1986 में किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा नागरिकता अधिनियम है, वो है 1955। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब नागरिकता से हैं तो कुछ उसके टॉपिक्स हैं क्या कि भाई नागरिकता के बारे में आपने बता दिया, आप बताइए ज़रा सा कि नागरिकता अधिनियम के बारे में आप बात कर रहे थे, तो नागरिकता अधिनियम के बारे में बताइए। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955, ये याद रखना है। नागरिकता अधिनियम में बताया गया है कि अगर आपको इस देश की नागरिकता लेनी है, मतलब भारत देश की नागरिकता लेनी है, तो 5 तरीके से आप ले सकते हैं। 5 विधियां हैं भारत देश की नागरिकता लेने के। और अगर आप नागरिकता समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 विधियां हैं। यानी 5 तरीके से आप भारत देश की नागरिकता को ले सकते हैं और 3 तरीके से आप भारत देश की नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने की जो 5 विधियां हैं, पहले हम उनको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है जन्म के आधार पर। देखिए, संविधान जब लागू हुआ तो भारत में जन्म लेने वाले, संविधान कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। और जब संविधान का निर्माण कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान निर्माण हो चुका और काफ़ी चीज़ें लागू हो गई, हम उसी डेट को लेंगे कि उसी दिन संविधान बन गया था। ठीक है, तो जन्म के आधार पर पहला चीज़, जो नागरिकता अधिनियम है उसमें जो प्राप्त करने की विधियां हैं, उनमें जन्म के आधार पर क्या कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। अगर माता पिता भारत के नागरिक हैं, ठीक है, अगर माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो संविधान के बनने के बाद अगर हमारा आपका सबका जन्म हुआ है तो हम सभी ने अगर नागरिकता प्राप्त की है तो इसी विधि के द्वारा प्राप्त की है, जो कि जन्म के आधार पर है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो जन्म का आधार है, इसी के द्वारा हम सभी ने नागरिकता प्राप्त की है। ठीक है, हम सभी को। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पढ़ते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर नागरिकता क्या है? ये इसमें विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। वंश के आधार पर जो नागरिकता है, इसमें क्या किया गया है कि विदेश में अगर कोई जन्म ले रहा है तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। क्या कहा कि अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म ले रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बशर्ते कंडीशन क्या है कि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों या फिर कोई एक भारत का नागरिक हो। गॉट इट? अब देखो क्या है, इसके 2 एग्जाम्पल, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल। पहला है सानिया मिर्ज़ा और दूसरे हैं हमारे शिखर धवन जी। सानिया मिर्ज़ा, इन्होंने किससे शादी की? पाकिस्तान की कैप्टन, क्या नाम था इसका? नाम आप लोग बताएंगे मुझे। तो इन्होंने पाकिस्तान में शादी तो की, लेकिन आज तक इन्होंने भारत की नागरिकता को अस्वीकार नहीं किया है। यानी सानिया मिर्ज़ा आज भी भारत की नागरिक हैं। तो इनसे होने वाला पुत्र है, अगर वो चाहे तो आराम से भारत का नागरिक बन सकता है कि नहीं? यानी अगर उसके पुत्र को कहना हो कि अब मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं, तो बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नागरिकता प्राप्त करने का जो अधिनियम 1955 है, उनमें से दूसरा पॉइंट जो है वंश के आधार पर, उसमें हम बिल्कुल इनके बच्चे को हम नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है, उसी का सेकंड एग्जाम्पल क्या है? शिखर धवन। शिखर धवन की वाइफ जो हैं वो कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब इनका बच्चा विदेश में जन्म लेता है। ठीक है, अब विदेश में जन्म लिया तो ये भी नागरिकता भारत में ले सकता है, क्योंकि शिखर धवन तो आफ्टर ऑल अपने भारत का ही नागरिक है, उसने भारत का नागरिक त्यागा नहीं है। तो इस कारण से इनका भी बेटा चाहे तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि या तो दोनों माता पिता भारत के नागरिक हों या फिर उनमें से कोई भी एक अगर नागरिक होगा तो हम उसे वंश के आधार पर नागरिकता दे देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन का क्या हिसाब है? रजिस्ट्रेशन में ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता इसी कारण से दी जाती है। कॉमनवेल्थ नेशन वो देश हैं जो इंग्लैंड ने ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ पर शासन किया है, उन सभी का जो समूह है उनको कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। तो कॉमनवेल्थ देशों में जो रहने वाले लोग हैं उनको नागरिकता जो है वो मैक्सिमम हम किससे देते हैं? रजिस्ट्रेशन से। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल लगातार भारत में रहना होगा,
यानी अगर कोई व्यक्ति 7 साल लगातार भारत में रह जाता है, 7 साल लगातार भारत में रहा है, उस लगातार का मतलब वो भारत में ही है, वो जा नहीं रहा है, भारत में लगातार 7 साल है, तो उसको हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। अगर फिर चौथा पॉइंट क्या है, देसीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन, यानी वैसे व्यक्ति जो भारत में कम से कम एक भाषा को जानता हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही साथ भारत में 12 साल तक रहा हो, 12 साल तक रहा हो भारत में, तो ऐसे लोगों को हम देसीकरण विधि द्वारा भी नागरिकता दे सकते हैं। मदर टेरेसा आप सभी लोग जानते हैं, इनका जो फिलैंथ्रोपिस्ट थी, ये लोगों की सहायता करती थी, भारत की भाषा को भी जानती थी, भारत में 12 साल से क्या उससे ऊपर रह रही थी, तो इनको हमने भारत की नागरिकता किस आधार पर दी, इसी आधार पर कि ये जो है सकारात्मक सोच रखती थी, ठीक है, भारत के प्रति, और भारत की भाषा को जानती थी, और ये साथ ही साथ सकारात्मकता की सोच रखती थी। ऐसे बहुत सारे कला के क्षेत्र में भी हमने दिया, जैसे अदनान सामी हैं, उनको हमने क्या किया, उनको हम इसी प्रोसेस के द्वारा, देसीकरण के द्वारा उनको भी भारत की नागरिकता हमने दे दी है। फिर है पांचवा, अर्जित भूमि, बहुत ही कॉमन, आपको आर्टिकल 2 याद होगा। आर्टिकल 2 में हमने क्या बताया था कि किसी भारत के बाहर के देश को अगर हमें भारत में शामिल करना है तो आर्टिकल 2 का यूज़ करते हैं। जैसे सिक्किम को क्या किया था, आर्टिकल 2 से हमने एंटर किया था ना। सिक्किम हमारा देश का तो था नहीं, वो एक अलग देश ही था। तो अब किसी देश को अगर आप अपने अंदर कर रहे हैं तो उसके देश के नागरिक फिर कहाँ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन से भारत का पूर्ण राज्य 22वां राज्य बन गया, तो फिर ऑटोमेटिकली सिक्किम के जितने भी लोग हैं वो सभी क्या हो गए, भारत के नागरिक हो गए। तो अर्जित भूमि के द्वारा भी भारत के नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाती है। तो हमने 5 तरीके पढ़ लिए नागरिकता से संबंधित।